जॉन्डिस क्या है? इट इज़ द येलोइश पिगमेंटेशन। इसमें सब कुछ येलो हो जाता है। क्या क्या होता है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और डीपर टिश्यूज़। और ये क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन पिगमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन कितना होता है? 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। बट जॉन्डिस में जब येलोइश पिगमेंटेशन अपीयर होता है उस केस में जो बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन है वो सीरम बिलीरुबिन 2 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाता है। जॉन्डिस दो तरह की होती है, एक होती है हीमोलिटिक जॉन्डिस और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हीमोलिटिक में क्या होता है? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड और बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड। हीमोलिटिक जॉन्डिस में जो बिलीरुबिन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है और जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है उसमें बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कैसा होता है? कॉन्जुगेटेड होता है। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है ये देखेंगे। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, फैट सॉल्युबल होता है, इसका मतलब वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये फैट सॉल्युबल है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये वाटर इनसॉल्युबल है। अब जो इनडायरेक्ट है, जो अनकॉन्जुगेटेड है, वो बिफोर, ये कब बन रहा है? बिफोर लिवर प्रोसेसिंग, और ये ट्रांसपोर्ट होता है विद एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के ये ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि जो कॉन्जुगेटेड है वो फ्री फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है और आफ्टर लिवर प्रोसेसिंग कॉन्जुगेटेड बनता है, वाटर में सॉल्युबल होता है इसलिए यूरिन से निकल जाता है और ये कॉन्जुगेटेड जो है वो डायरेक्ट होता है। जैसे इसमें हम नाम ये रख सकते हैं OCD। OCD क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, कॉन्जुगेटेड है और डायरेक्ट है। जो अनकॉन्जुगेटेड होता है, जो इनडायरेक्ट है, वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है और यूरिन से नहीं निकल पा रहा है तो बॉडी में इकट्ठे हो रहा है और टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। और जो नॉन टॉक्सिक होता है वो यूरिन, स्टूल, बाइल के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। हीमोलिटिक में मेजरली क्या हो रहा है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमने देखा उसमें कौन सा बिलीरुबिन बन रहा है? अनकॉन्जुगेटेड, और यूरिन में नहीं अपीयर होता है अनकॉन्जुगेटेड। जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव में ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लिवर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बिलीरुबिन जो होता है वो कॉन्जुगेटेड होता है और यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। जब हम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कंसीडर करेंगे या फिर हम कहें कि जब हम हीमोलिटिक जॉन्डिस देखेंगे तो उसमें लिवर फंक्शन नॉर्मल आएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट हमारा नॉर्मल आएगा। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उस केस में हमारा जो लिवर फंक्शन है वो एग्जाग्रेटेड होगा, बढ़ा हुआ होगा और यहाँ पे हमारा सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखेगी। इन जॉन्डिस, एक क्वेश्चन है, इन जॉन्डिस देयर इज एन अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया विच इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू, अनकॉन्जुगेटेड है हाइपरबिलीरुबिनीमिया है, मीन्स जो बिलीरुबिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा है? अनकॉन्जुगेटेड हमारा हीमोलिटिक एनीमिया में इंक्रीज होता है। बिलीरुबिन कॉन्जुगेट करता है विद ग्लूकुरोनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिलीरुबिन कॉन्जुगेट करता है, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करता है। बाइल एसिड्स आर डेराइव फ्रॉम, किससे डेराइव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। उसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉयड, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, बाइल सॉल्ट, ये सभी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होते हैं।
बाइल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो पा रहा है? वो हो रहा है इलियम से। इलियम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से इलियम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाइल का। फैट एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। कौन कौन से फैट एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट की हेल्प से? हायर फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, नॉट पॉलीग्लिसराइड, ये मोनोग्लिसराइड होगा। एक ये टर्म आता है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन जो है वो बनता है हमारे इंटेस्टाइन में। ये कलरलेस होता है और वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे बना हमारा यूरोबिलिनोजन। हीमोलिटिक एनीमिया में होता है। अब ये होता कैसे है? जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन पे बैक्टीरिया अपना काम करेगा, एक्शन करेगा और बिलीरुबिन को तोड़ देगा यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन। और ऐसा हो कहाँ पे रहा है? इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये जो बिलीरुबिन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन जॉन्डिस देयर इज एन अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया विच इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू। ये क्वेश्चन हो चुका है, पल्स का है, डेंटल पल्स का। नेक्स्ट, बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। तो अभी देखे थे कि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन किससे कॉन्जुगेट करता है? वो ग्लूकोरोनिक एसिड से कॉन्जुगेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिक्रीशन इज मैक्सिमम? सलाइवरी, गैस्ट्रिक, स्वेट एंड लेक्राइमल। तो मैक्सिमम सिक्रीशन किसका होता है? मैक्सिमम सिक्रीशन हमारा गैस्ट्रिक का होता है। मैक्सिमम सिक्रीशन किसका होगा? गैस्ट्रिक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामीन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ। हिस्टामीन क्या करता है? किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिन बाय स्टमक, पैनक्रियाटिक एंजाइम, एचसीएल बाय स्टमक एंड एमाइलेज बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो किसको? ये हिस्टामीन जो होता है वो एचसीएल के सिक्रीशन को बढ़ाता है। एचसीएल के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, इसीलिए जब ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉब्लम है? एसिडिटी। जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी के केस में हम एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं। क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिनिक्स। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी हिस्टामिनिक है वो एचसीएल के सिक्रीशन को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। बाइल एसिड्स आर डेराइव फ्रॉम बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ए एंड बी, कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल एसिड इज डेराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचसीएल इन द स्टमक इज। स्टमक में एचसीएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन, स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। तो इसका मेन फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन।
जो HCl है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, HCl। नेक्स्ट, पैनक्रियास प्रोड्यूस पेप्सिनोजन, HCl, काइमोट्रिप्सिनोजन, ऑल ऑफ दीज। आंसर है काइमोट्रिप्सिनोजन। यहाँ पे जो पैनक्रियास है, ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन तो हमारा स्टमक में बनता है पेप्सिनोजन, और HCl दोनों ही कहाँ बन रहा है, स्टमक में बन रहा है ना। बट ये जो पैनक्रियास है वो क्या बना रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन। मीन्स यहाँ पे है हमें कौन सा एंजाइम मिलेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ बाइल टेक्स प्लेस इन, बाइल कहाँ बनता है, वो लिवर में बनेगा। लिवर के किस सेल में बनेगा, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ बाइल ना, यही है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अब बाइल जो है लिवर के किस पार्ट में बनेगा, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल कहाँ पे बनेगा, तो हेपेटोसाइट में बाइल का फॉर्मेशन होगा, हेपेटोसाइट्स। तो ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, कफर सेल, हेपेटिक डक्ट, हेपेटोसाइट। तो कहाँ बनेगा, हेपेटोसाइट्स में। इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज प्रोड्यूस बाय। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कहाँ बनता है, वो बनता है हमारा पैराइटल सेल में। किस में बनता है, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। ठीक, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक में क्या बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब डीग्लूटेशन में हमारे पास फेजेस हैं, फेरेंजियल फेज ऑफ डीग्लूटेशन। तो इसमें जो डीग्लूटेशन है उसको हम देखेंगे। डीग्लूटेशन डीग्लूटेशन में 3 फेजेस हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ओरल फेज, एक हमारे पास है फेरेंजियल फेज, और एक हमारे पास है ईसोफेजियल फेज। ठीक, जो ओरल फेज है, हाँ, इन डीग्लूटेशन ओरल फेज इज वॉलेंट्री फेज। डीग्लूटेशन मीन्स स्वेलोइंग, ये कैसा होता है, वॉलेंट्री फेज होता है। यहाँ हम अपने मर्जी से किसी भी चीज़ को निगलेंगे। ठीक, जबकि जो फेरेंजियल है और ईसोफेरेंजियल है, ये दोनों ही, ईसोफेरेंजियल नहीं कहेंगे, ईसोफेजियल, ये दोनों ही इनवॉलेंट्री फेज है। ठीक है, ये कैसा फेज है, इनवॉलेंट्री। मतलब यहाँ अगर खाना चला गया तो अब हमारी मर्ज़ी से नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री है। अब इसमें कौन कौन सी नर्व्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये ध्यान रखना होगा। ओरल के लिए हमारे पास आता है, ओरल और फेरेंजियल के लिए ओरल हाइपोग्लॉसल नर्व है, और ये है हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक, और फॉर ईसोफेजियल के लिए हमारे पास वेगस नर्व है। ठीक, वेगस नर्व के कंट्रोल में होता है। तो अब देख लेते हैं, इन डीग्लूटेशन ओरल फेज इज वॉलेंट्री इन नेचर, while pharyngeal and esophageal phase are involuntary. Hypoglossal and glossopharyngeal nerve are concerned with
oral and pharyngeal stage of deglutition, whereas the vagus nerve is concerned with esophageal stage. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 था कि फेरेंजियल फेज ऑफ डिग्लूटिशन जो होता है उसमें ऑप्शन है इज़ अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, वोकल कॉर्ड आर क्लोज, इज़ अ वॉलेंट्री मैकेनिज्म. तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. इज़ अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, फेरेंजियल फेस क्या होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, और वोकल कॉर्ड जो होता है वो यहाँ पे क्लोज होता है, क्योंकि डिग्लूटिशन के टाइम में जब हम किसी चीज़ को स्वेलो कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो वोकल कॉर्ड होगा वो क्लोज होगा. न्यूट्रिशन आर मेनली एब्जॉर्ब इन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रिएंट्स आर मेनली एब्जॉर्ब्ड इन, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, पेप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, HCl. तो यहाँ HCl तो दिया नहीं है, लो pH दिया है, तो आंसर इज लो pH होगा. ऑप्शन है यहाँ पे एंट्रोकाइनेज, लो pH, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन. बेस्ट स्टिमुलाई फॉर सेक्रेटिन सिक्रीशन इज, सेक्रेटिन सिक्रीशन के लिए बेस्ट स्टिमुलस क्या है, प्रोटीन, एसिड, फैट, बाइल. तो क्या होगा, एसिडिक काइन जो होता है वो जब पहुंचता है हमारा डिओडनम में उस समय सेक्रेटिन का सिक्रीशन होता है. ठीक है, जो एसिडिक यहाँ सेक्रेटिन कब सिक्रीट हो रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 है, सेक्रेटिन जो है वो किससे सिक्रीट होगा, डिओडनम से. ठीक है, डिओडनम से सिक्रीट हो रहा है कब, जब एसिडिक काइम जो है वो पहुंचा कहाँ पे, डिओडनम में पहुंचा. मैक्सिमम सिक्रीटरी ग्लैंड इन स्टमक, स्टमक में मैक्सिमम सिक्रीटरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, फंडिक, पाइलोरिक, गैस्ट्रिक, ब्रूनर. तो आंसर है फंडिक जो होता है वो मैक्सिमम होता है. अब हम यहाँ पे स्टमक की डिफरेंट ग्लैंड्स देखेंगे, डिफरेंट पार्ट से हमें कौन कौन सा सिक्रीटरी ग्लैंड्स मिलते हैं. फंडिक अगर हम देखें, फंडिक में हमें क्या क्या मिल रहा है, फंडिक में हमारे पास है चीफ सेल, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास चीफ सेल है, ठीक, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ, ये चीफ सेल क्या करता है, सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन, एंड रेनिन. और जो फंडिक का अदर है वो है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल. पेराइटल जो होता है, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, ठीक. तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. एक होता है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल जो होता है वो म्यूकस को सिक्रीट करता है. म्यूकस सेल क्या कर रहा है, सिक्रीट म्यूकस. पाइलोरिक ग्लैंड में आते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड, जो पाइलोरिक एरिया में जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है एक हार्मोन जो कि है गैस्ट्रिन. कार्डियक रीजन में आते हैं, कार्डियक ग्लैंड्स हमारे पास है जो सिक्रीट कर रहा है म्यूकस, मेनली म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, साथ ही साथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेप्सिनोजन भी कर रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेप्सिनोजन. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14. ऑल आर द फंक्शन ऑफ CCK एक्सेप्ट, CCK क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन. तो इसमें ऑप्शन है रिलैक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इंक्रीज पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कॉन्ट्रैक्ट
गॉल ब्लैडर। तो जो ये CCK है वो कभी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाएगा नहीं, वो हमेशा इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट होता है CCK का गैस्ट्रिक सिक्रीशन पर।